इस वक्त पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, आईडीएस यानी कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। जी हां, सरकार ने 1 जून से एक स्कीम का ऐलान किया है और वो स्कीम ये है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर हिंदुस्तान में किसी भी वजह से किसी इनकम पर टैक्स न भर पाया हो या छुपाया हो और अब वो नीट एंड क्लीन सामने आना चाहता हो, टैक्स भरना चाहता हो, तो सरकार ने कहा है आखिरी मौका है आपके पास। आईडीएस यानी कि ये स्कीम 30 सितंबर तक खुली है। आप आइए, टैक्स भरिए 45% और निश्चिंत हो जाइए। तो अब बड़े सवाल ये कि इस स्कीम को लाने के पीछे मकसद क्या है और एक आम टैक्स पेयर इस स्कीम का फायदा कैसे उठा सकता है। स्कीम से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल है जिनके जवाब आप लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कई सारी बातें हैं जिन्हें आप पूछना चाहते हैं। तो आज हमने 2 खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मुंबई के इनकम टैक्स के श्री DS सक्सेना साहब और साथ ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल पूनमिया जी भी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी कि आईडीएस से कैसे उठाए आप फायदा। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। सक्सेना साहब, सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूं कि आखिरकार सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मकसद क्या है इस स्कीम के पीछे? इस स्कीम का मकसद ये है कि भारत अब प्रगतिशील देश नहीं रहा है, बल्कि भारत अब जो है एक विकसित देश हो गया है करीब करीब। तो एक विकसित देश में सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपकी बैलेंस शीट में आपके सारे एसेट्स ठीक से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि जितना भी काला धन है अब उसे जो है सफेद कर दिया जाए, जिससे वो लोगों की बैलेंस शीट में आए, व्यापार में उसका उपयोग हो सके, आपके जो एसेट्स है उस पे आपको बैंक लोन दे, फिर आप अपना व्यापार बढ़ा पाएं। सरकार का इस स्कीम के पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि वो टैक्स वसूली करे, बल्कि बिजनेस को एक बार साफ होने का मौका दे रहे हैं। यानी कि लोगों को आप मौका दे रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से आपने कुछ एसेट्स नहीं बताए हैं, कुछ कमाई नहीं बताई है, टैक्स नहीं भरा है, तो आ जाइए, कर दीजिए। तो अब इस स्कीम का फायदा कौन कौन उठा सकते हैं सर? सभी लोग उठा सकते हैं, जिसके पास भी अघोषित आय है सभी लोग उठा सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं, जैसे कि मान लीजिए ये करप्शन का पैसा है, ये आईडीएस में नहीं आ सकता है। मान लीजिए ये पैसा क्राइम से उत्पन्न हुआ है, किसी की जेब काटी है या कुछ ऐसा किया है, तब भी ये पैसा जो है आप आईडीएस में डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। आपने स्मगलिंग से पैसा कमाया है, वो भी आप नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। और यदि आप जो है डिक्लेयर कर भी देते हैं तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि पैसा आपने कमाया हो वो जायज और लीगल तरीके से कमाया हो, तभी आप इस स्कीम में भाग ले सकते हैं। तो पूनमिया साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फिर इस स्कीम में क्या कुछ डिक्लेयर किया जा सकता है? क्या सिर्फ कमाई या फिर एसेट्स भी? इस स्कीम में किसी ने पहले बराबर इनकम नहीं बताई हो तो बता सकता है, जिसने बिल्कुल नहीं बताई हो वो भी बता सकता है। आज वो स्कीम के अंदर किसी फॉर्म में कैश, ज्वेलरी, अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया हो, ज्वेलरी में किया हो, शेयर्स में किया हो, या अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर, समझो मैंने मेरे बच्चे की शादी की और खर्चा 2 नंबर का किया और बुक्स में नहीं बताया गया है, तो सब आदमी हर तरह का अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट, अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर, कैश, ज्वेलरी, एनी एसेट्स इन एनी फॉर्म जो अभी तक नहीं बताई गई है इनकम टैक्स में, बताया जा सकता है। लेकिन सर ने एक इंटरेस्टिंग बात की सक्सेना साहब ने कि भाई जो भी कमाई है वो लीगल तरीके से होनी चाहिए और खास तौर से करप्शन, ब्राइब, ये वाली कमाई को एक्सक्लूड किया गया है, राइट? तो जितने लोगों से बात करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि असली पैसा तो उनके पास है जो नहीं बताया हुआ है, तो वो पैसा तो फिर इसकी में बाहर नहीं आ पाएगा। पुनमिया साहब क्या कहेंगे? नहीं, वो एक्चुअली करप्शन की मनी, ड्रग की मनी, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो पैसा पड़ा है लोगों का फॉरेन में, जिसमें लास्ट ईयर 60% टैक्स था, वो एक्सक्लूड है। अदरवाइज डिपार्टमेंट सोर्स नहीं पूछने वाला है। आज समझो मेरे पास पैसा है, मैं लेजिटिमेट एसएससी हूँ और मैं इनकम बताऊंगा और डिपार्टमेंट कल ये प्रूव करेगा मैंने ड्रग से पैसा कमाया या करप्शन में कमाया या इंडियन पेनल कोड के अंदर कोई ऑफेंस में किया या मेरा पैसा फॉरेन कंट्री में पड़ा है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे को सोर्स नहीं पूछा जाएगा और डिपार्टमेंट कोई सोर्स पूछेगा नहीं, ऐसा क्लियर कट स्कीम में है। सर, टैक्स कितना देना होगा अगर कोई इस स्कीम में खुलासा करता है कि चलिए ठीक है मैंने पिछले सालों में टैक्स नहीं भरा, तो अभी कितना भरना पड़ेगा और कब? टैक्स
30% है, 7.5% कृषि कल्याण सेस है और 7.5% पेनाल्टी है। यानी कुल 45% जितनी भी आप आय डिक्लेयर करेंगे उसका 45% आपको भरना पड़ेगा। अब जितना भी आपका टैक्स आएगा 25% आपको 30 नवंबर 2016 तक भरना है। यानी कि इसी साल 30 नवंबर तक 25% भरना है। और फिर अगला 25% आपको 31 मार्च 2017 तक भरना पड़ेगा और बाकी का 50% आपको 30 सितंबर 2017 तक भरना पड़ेगा। अच्छा, इसी पर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था पुणे में साहब, आपसे रास्ता पूछना चाहता हूं। वो ये कि समझिए किसी ने 50 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 5 करोड़ रुपए। अब इस स्कीम में डिक्लेयर किया है, अब 45% टैक्स भरना है और आप समय दे रहे हैं दिसंबर 2017 तक, राइट? अब वो 45% भरने के लिए समझिए आज उस प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ है, तो ये पैसा कैश करने के लिए या तो प्रॉपर्टी बेची जाए या फिर कहीं कहीं से जुगाड़ किया जाए। तो क्या ये समय सफिशिएंट है? क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टी है और वो इसमें डिक्लेयर करना चाहता है तो फिर कैसे होगा? नहीं, अब इसमें क्या हुआ है, पहले जैसे समझो मैंने आपने जैसा राइटली बताया कि 50 लाख में मैंने प्रॉपर्टी ली थी आज से 7 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ है। 18 अगस्त के पहले तो स्कीम में ये था कि मुझे आज की वैल्यू पे टैक्स भरना है, 5 करोड़ पे टैक्स भरना है। ठीक बात। 18 अगस्त को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला है कि मेरा जिस टाइम में मैंने 50 लाख में प्रॉपर्टी ली थी उस टाइम मैंने अगर रजिस्टर किया है और उस दिन मेरी जो स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू थी, समझो उस दिन 50 लाख नहीं होकर मेरी वैल्यू 55 लाख थी, तो मुझे 55 लाख के हिसाब से उसका इंडेक्सेशन फिगर आज निकाल के, इंडेक्सेशन फॉर्मूला होता है इंडेक्सेशन का, तो उसमें समझो मेरा 1.5 करोड़ रुपए आ जाता है, तो मुझे 1.5 करोड़ रुपए टैक्स भरना है, 5 करोड़ रुपए नहीं भरना है। ओके। अभी मेरे को 1.5 करोड़ रुपए जो टैक्स आएगा 45% के हिसाब से समझो 87 लाख रुपए 70 लाख टैक्स आएगा, 25% तो मेरे को अरेंज करके भरना ही पड़ेगा। ठीक बात है। फिर मैं मेरा हिसाब से अरेंज करूं, प्रॉपर्टी बेचूं या और कोई सोर्स से निकालूं, या मेरे पास में कैश है आज की डेट में तो उतना मैं बैंक में भर के उसको भी मैं ऐड करूं इनकम के अंदर और उस पर भी 45% भरूं तो मैं टैक्स भर सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन टैक्स भरना मस्ट है, ये नहीं भरेंगे तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप गौर से सुनिए और ध्यान रखिए कि आपको पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं कि आज जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पूरा का पूरा भरना है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि एक साथ पूरा 45% नहीं भरना है, आपको समय दिया जा रहा है अगले साल के अंत तक का, तो ये एक बड़ी चीज है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, कौन से साल की इनकम के लिए मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ? मतलब अगर पुराने सालों में नहीं दिखाई है मैंने कोई इनकम, वो इस साल की होनी चाहिए, या कई बार कहते हैं 6 साल पुराना आप वो असेसमेंट ओपन नहीं कर सकते, तो क्या 6 साल की या किसी की 25-50 साल पुरानी भी कोई इनकम है तो वो भी डिक्लेयर की जा सकती है? कैसे होगा ये आप जिस साल में भी डिक्लेयर करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई भी साल की हो कभी भी? जी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपकी पुरानी किसी भी साल की कोई भी इनकम आपने डिक्लेयर नहीं की तो वो भी कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि पूनम साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खासतौर से जाहिर सी बात है कि जिस तरह से स्कीम बनाई है ऐसा लगता है कि बिजनेस क्लास कारोबार करने वाले लोग ये शायद ज्यादा डिक्लेयर करें इसमें, राइट? अब उनके साथ एक बड़ी समस्या होती है और समस्या ये कि उनके कोई न कोई आईटी एक्शन चल रहा होता है, तो अगर किस तरह का आईटी एक्शन किसी के साथ चल रहा है तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं, या किस तरह का चल रहा है तो उठा सकते हैं, ये जरा बताएं। जिसके यहाँ पे सर्च एंड सीजर हो चुकी है, रेड आ चुकी है, वो आदमी पिछले 6-7 साल का जो रेड के पीरियड में जो पीरियड कवर है उस पीरियड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है। जिसके यहाँ सर्वे हुई है तो जिस साल में सर्वे हुई है उस साल का नहीं कर सकता है, उसके पहले के साल का कर सकता है। जिसका 142 या स्क्रूटनी का 143(2) में नोटिस आ चुका है तो उस साल वो नहीं कर सकता है, बाकी सब सालों में कर सकता है। लेकिन रेड के केस के अंदर भी समझो एक कंपनी है जिसपे रेड आई है और उस कंपनी ने मेरे को प्रॉफिट दिया है या शेयर कैपिटल दिया है या लोन दिया है और मेरे बुक्स में 50 से 25 करोड़ रुपए जमा हो गया है, कंपनी पे तो रेड आ चुकी, इसलिए कंपनी तो नहीं कर सकती है, पर रियल में बेनिफिट तो मेरे को मिला है, पैसा तो मेरे पास है, इंक्वायरी मेरे पास है, अगर मैंने चेक लेके कैश दिया होगा तो मैंने किया है, तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मेरे पे रेड नहीं आई है। और मैं अगर डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरा सब क्लीन हो गया और मेरे यहाँ पे अगर वो पैसा जेन्युइन पकड़ा गया तो इनडायरेक्टली कंपनी में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जब मैं कह रहा हूँ पैसा ही मेरा है तो कंपनी का है ही नहीं। ठीक बात। तो इनडायरेक्टली हर केस को इंडिविजुअल स्टडी करके वाया मीडिया निकल सकता है। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर किसी के ऊपर कोई एक्शन हुआ भी है और सामने एंट्री या फिर कैपिटल ली है
तो वो इसमें डिक्लेयर कर सकता है। सर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जी। आपके ऊपर जो है वो 153C का नोटिस नहीं आना चाहिए। ओके, अगर आपके पास नोटिस आ चुका है तब आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, समझिए डिक्लेयर तो कर दिया जी, अब कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिक्लेयर को इनवैलिड कर देगा? यदि आपका डिक्लेरेशन जो है वो फुल एंड ट्रू यानी गलत पाया गया, फुल एंड ट्रू नहीं यानी कि गलत पाया गया, वो कौन डिसाइड करेगा सर? वो बाद में, वो इस समय तो नहीं डिसाइड होगा। आप जो भी डिक्लेरेशन देंगे वो मान लिया जाएगा, लेकिन बाद में मान लीजिए किसी और तरह से ऐसा पता चला, जैसे मान लीजिए आपने पैसा डिक्लेयर किया, अब बाद में कोई केस चला और ये पता लगा कि ये पैसा जो है ये करप्शन का पैसा है, तब वो इनवैलिड हो जाएगा। ये मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। यदि आप कोई एसेट की कोई वैल्यू बताते हैं तो अगर आपने उसके साथ एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगाई है तो वो वैल्यू जस की तस मान ली जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आपका एक फ्लैट जो है वो समझ लीजिए कोलाबा में है तो 5 करोड़ का कैसे है, 10 करोड़ का होना चाहिए, ये ऐसा कोई सवाल आपसे नहीं किया जाएगा। बस ये कि आपकी कमाई जायज और लीगल तरीकों से होनी चाहिए। लेकिन अब कुछ और बड़े सवाल है। पहला तो कि इन तमाम प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, दूसरी बात यह कि कुछ और मुद्दे इस तरह के कि कुछ एसेट्स खरीदी हुई आधी कच्चे में आधी पक्के में, तीसरी बात है कि प्रोसेस क्या होगी पूरी जिससे आप ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो ये तमाम सवाल है, इनके जवाब लेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार की आईडीएस स्कीम बंद होने वाली है 30 सितंबर को, और उससे पहले कैसे फायदा उठाएं आप, बताने के लिए हमारे साथ है दो खास मेहमान, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मुंबई के श्री डीएस सक्सेना साहब और सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल पूनमिया जी। सर एक तो पहले हमने जो डिस्कशन किए पॉइंट्स शॉर्ट में ये बताएं कि प्रोसेस क्या होगी, कोई भी एक आदमी जो डिक्लेयर करना चाहता है क्या क्या तरीके से वो इस स्कीम में डिक्लेयर कर सकता है? इसका प्रोसेस बहुत सरल है। एक फॉर्म नंबर 1 है, तो जो फॉर्म नंबर 1 है उसको आप भर दीजिए। उसमें जो है सब ब्यौरा होगा कि आपकी कितनी इनकम है जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो किस फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए हो सकता है शेयर के फॉर्म में हो सकता है वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, तो उसको आप जो है फॉर्म नंबर 1 दाखिल कर दीजिए। आजकल सबसे बड़ी चीज वो प्रिंसिपल सीआईटी के सामने दाखिल करना होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी सुविधा आ गई है जो लोगों को ज्यादा पता नहीं है, आप ऑनलाइन डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन डिक्लेरेशन करेंगे तो वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो सीधे कंप्यूटर में जाएगा। तो कई लोगों को जो ये डर बना रहता है कि सब लोगों को पता लगेगा, फिर गलत लोग उनके पास आएंगे, उन्हें गलत तरह से परेशान करेंगे, तो ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स कार्यालय में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने डिक्लेरेशन किया है, किस चीज का किया है और मतलब क्या किया है। अच्छा, तो इसी में एक सवाल लेना चाहता हूँ सर, ये मैं पूछने वाला, क्योंकि देखिए चलिए सर आपने तो कह दिया जी कि किसी को पता नहीं चलेगा, एमनेस्टी जो आप दे रहे हैं यानी कि राहत जो मिल रही है वो सिर्फ इनकम टैक्स से, जी हाँ, दूसरे लॉ में राहत नहीं है जी। कल को किसी भी वजह से किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन बाहर निकल गई तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट आकर परेशान करेगा तो? नहीं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकम टैक्स के धारा 138 के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेयर नहीं कर सकता है। अच्छा। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये एविडेंस के तौर पे, मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने शेयर भी कर दी तो इसे एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है। तो मैं जो बात आपको बता रहा था, फॉर्म नंबर 1 आप फाइल करिए, तो जो आपका जो प्रिंसिपल कमिश्नर होगा वो उस पे आपको एक फॉर्म नंबर 2 भेजेगा। उसमें जो है लिखा होगा कि आपको कितना टैक्स जमा करना है किस किस साल के लिए। फिर आप जब वो टैक्स जमा करेंगे तो आप एक फॉर्म नंबर 3 दाखिल करेंगे। जब फॉर्म नंबर 3 दाखिल हो जाएगा तो उसके 15 दिन के अंदर आपको एक फॉर्म नंबर 4 दिया जाएगा।
यदि कभी उस इनकम के बारे में कोई सवाल आए, स्क्रूटनी आए, कुछ भी आए, तो आप फॉर्म नंबर 4 दिखा देंगे तो आपको जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास ऑनलाइन एक आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करके रख लीजिए और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसे दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले खुद सक्सेना साहब कह रहे हैं कि जो कुछ भी डिक्लेरेशन आप देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन किसी को देगा नहीं, शेयर नहीं करेगा। तो कई लोगों को जो डर है कि इनकम टैक्स से तो बच जाएंगे, बाकी कानून का क्या होगा, तो वो डर अब आपका दूर हो जाना चाहिए। पूनमिया साहब, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे होगा, कोई भी एसेट है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? जो एसेट में जितने में आपने खरीदी और आज वैल्यू उतनी है, लाइक मैंने बैंक में एफडीआर रख ली या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिसका एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, तो उधर तो मेरे को उतनी एसेट ही बतानी है जो उसकी फेस वैल्यू है। जो एसेट का एप्रिसिएशन हो गया है, लाइक फॉर एग्जांपल शेयर्स मैंने लिए, शेयर लिए थे 2 लाख रुपए के, आज वो 8 लाख के हो गए, तो 31 मई को जो उसका क्लोजिंग वैल्यू होगा उस वैल्यू पे मुझे टैक्स भरना है। अगर शेयर्स कोटेड नहीं है तो कंपनी के बैलेंस शीट से मेरे को ब्रेकअप वैल्यू निकालना पड़ेगा और उस हिसाब से ट्रांजैक्शन मेरे को बताना पड़ेगा। ज्वेलरी है तो मुझे एक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। और वैल्यूएशन रिपोर्ट कैसे निकालनी कि वो ज्वेलरी अगर मैं मार्केट में बेचने को जाता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें भी 5-10% का खरीद और बेच के अंदर डिफरेंस रहता ही है। तो आपको जितने बेचने में जो पैसा मिलने वाला है या जो आपने खरीदा और जो पैसा दिया था उसमें जो हायर फिगर होगा वो मेरे को शो करना है। प्रॉपर्टी के अंदर पहले तो मार्केट वैल्यू थी, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी कंसेशन दे दिया है कि जो वैल्यू में आपने खरीदा है उस दिन की स्टाम्प वैल्यू विद इंडेक्सेशन आपको टैक्स भरना है। तो ये हिसाब से करीब करीब काफी कंसेप्ट क्लियर है। तो कोई भी आदमी इसका मिसयूज स्कीम का नहीं कर सकता है। जो रियल में मार्केट वैल्यू उसकी है या इंडेक्सेशन के साथ जो वैल्यू आ रही है उस पर अपने को टैक्स भरना है। सर, 1-2 स्पेसिफिक मुद्दों पर आपसे राय है। अभी हाल ही में हमने देखा है एक बड़ा एक्शन सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने किया था कि कई सारे बोगस बिल सेल्स के पकड़ना, और वो फर्जी कंपनियां होती है, बिल इश्यू करती है, प्रॉफिट लॉस का काम चलता है। वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी कई सारे केसेस ओपन किए होंगे। अब उसमें अगर किसी के ऊपर एक्शन चल रहा है तो क्या वो इस स्कीम का कोई फायदा उठा सकते हैं क्या? अगर सेल्स टैक्स का एक्शन चल रहा है तब तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर इनकम टैक्स में नोटिस जा चुका है और अभी असेसमेंट बाकी है तब जो है वो फायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर असेसमेंट पूरा हो चुका है फिर आप फायदा उठाना चाह रहे हैं तब आप कर सकते हैं। ओके। पूनमिया साहब, एक और बात, स्टॉक मार्केट में हमने कवर किया था ये कि किस तरह से पेनी स्टॉक्स, छोटे छोटे 2, 4, 5 रुपए वाले जो शेयर होते हैं जिनमें कंपनी में कुछ कामकाज नहीं है, खाली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का काम होता है, पहले बुक किए जाते हैं। जितने का आप चेक दे रहे हैं शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ गए या फिजिकल आ गए, जो चेक देते हैं उसके सामने कैश मिल जाता है। साल 2 साल में उसका भाव 10, 20, 25, 50 गुना किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0। और ये हमने स्टोरी की, सेबी ने उसको पकड़ा और ये बाद में कई सारे एक्शन हुए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची और वो भी एक्शन ले रहा है। उसमें अगर कोई लोग हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं, तो क्या वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? वो आदमी एक्चुअली होल आइडिया है कि सेल टैक्स और शेयर मार्केट के लिए ये स्कीम है, ऐसा समझ के आप चलो। जिन लोगों ने शेयर पेनी स्टॉक लिया है और जिन लोगों ने इनको प्रॉफिट दिया है उन लोगों ने सब हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हम तो बोगस ही काम करते हैं, हमारे पास शेयर्स भी नहीं थे, 5000 शेयर थे और 50,000 मार्केट में बेच दिए। तो वैसे लोगों को तो करना ही चाहिए। अदरवाइज कभी भी इनकम टैक्स वाला जब रीओपन करेगा केस आपके, अब रीओपन ऑलरेडी हो गए होंगे तो वो तो कर ही नहीं सकता है, जिसका अभी तक रिपोर्ट रीओपन नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल मालूम पड़ने वाला है कि उन ब्रोकर लोगों के यहाँ पे सर्वे रेड हो चुकी है और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, तो वो अगर आदमी डिक्लेयर कर देगा तो उसको खाली 45% टैक्स ही भरना है। कल डिपार्टमेंट रीओपन करेगा तो टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी होएगा और हेरेसमेंट, वकीलों का फीस, लिटिगेशन एंडलेस चालू हो जाएगा। उसको तो करना ही चाहिए। सर, एक चीज और, आजकल आप बड़ी रेट्स डाल में सर्च, सीजर, सर्वे, हम भी बहुत सारी खबरें चलाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये एक्शन ले रहा है, वो एक्शन ले रहा है। क्या ये लोगों को आप सिर्फ डराने के लिए कि ये आईडीएस स्कीम में 30 सितंबर तक कर लें, नहीं तो बाद में हम और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, या ये क्या एक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये डराने का मकसद तो मतलब नहीं है। हम लोगों के पास आईडीएस के चलते बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि हम लोगों ने आजकल, आपको पता होगा, जो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारी एजेंसी से, जैसे जो आपके प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हैं, जो शेयर मार्केट से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास
आती है। तो इसको जो है अब कंप्यूटर में डाटा माइनिंग और ये सब होता है, तो हम लोगों ने इन टेक्निक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। जैसे बम्बई में हमारे पास करीब 45 लाख पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आए। 45 लाख। तो उसको जो था फिर हमने छटनी किया, मतलब बड़े वालों को लिया, तो करीब 2.25 लाख पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रह गए। फिर उनको, जैसे एक आदमी के 4 हैं, तो उस आदमी को अलग किया, तो इसके बाद पता लगा कि करीब 55-60 हजार लोगों के बारे में हमारे पास हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन थी। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने उनको लेटर के रूप में लिखा कि आपने ये वाली चीजें जो आपने डीलिंग करी हैं, क्या आपने उसमें बताई हैं, और जो जिन लोगों की मतलब बहुत बड़े सम्स थे, जैसे जो आप पूनमिया साहब जिक्र कर रहे थे पेनी स्टॉक का, इसका, तो शेयर मार्केट में लोगों ने बहुत ट्रांजैक्शंस किए। तो कुछ लोगों के यहाँ हम लोगों ने, बल्कि कुछ क्या काफी लोगों के यहाँ सर्वे वगैरह भी किए, क्योंकि मतलब आइडियाज में आए ना आए, लेकिन मतलब हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, और अगर आप नहीं सामने आ रहे हैं तो आपको सामने लाना पड़ेगा। और आपने मोदी जी का भी, वो जो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि 30 सितंबर के बाद कुछ सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। बिल्कुल। एक और मुद्दा है जिसमें मैं आपसे राय लेना, एंट्री का। आजकल क्या होता है कि जिस किसी के पास कैश है या कच्चे का पैसा है, और उनको लगता है कि अब कब करेंगे, कैसे करेंगे, स्कीम निकालेंगे अवॉइड करने की, टैक्स की स्लैब कैसे 10-15% के आसपास आ जाए तो बढ़िया काम हो जाए, 30-35% के बजाय, तो एंट्री ले लेते हैं, चेक ले लिया, सामने कैश दे दिया। जो एंट्रियां ले लेकर बैठे हैं लोग, उनके लिए इस आईडीएस में क्या क्या राय देंगे आप? जिनके बुक्स में एंट्री खड़ी है, जिनके बुक्स में बोगस एक्सपेंडिचर क्लेम करके लायबिलिटी खड़ी रखी है, जिनके बुक्स के अंदर कोई भी खर्चा ऐसा हुआ नहीं है और प्रोविजन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए राइट टाइम है गंगा स्नान करने का। वंस फॉर ऑल उसका बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज हर साल उसको आईटीओ सवाल पूछता है, हर साल वो एंट्री का ब्याज भी चुकाता होगा, और एक ही बार में उसका क्लीन हो सकता है। तो एक बार ये बैलेंस शीट क्लीन करने का राइट चीज है। ऑफ कोर्स अपन कहते हैं जब तबियत खराब होती है तो दवाई कड़वी लगती है, तो 45% थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन कल रीओपन करके जो टैक्स और दुनियादारी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत और बहुत बात साफ है, आईडीएस एक गंगा है। अगर आपने किसी भी वजह से टैक्स बचाए हैं, इनकम नहीं दिखाई है, प्रॉपर्टी और दूसरी एसेट्स बनाई हैं, एक बार डुबकी लगा लीजिए, 45% डिक्लेयर कर लीजिए, पवित्र हो जाइए। नहीं तो उसके बाद सक्सेना साहब, जो कि मुंबई के सबसे बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर है, साफ साफ कह रहे हैं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, डिजिटल युग है, और किसी भी टैक्स चोर को पकड़ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल बात नहीं है। सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से कमर कस चुका है। तो आपके पास बेहतरीन और आखिरी मौका है, फायदा उठाए आईडीएस स्कीम का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सक्सेना साहब आपका भी और पूनमिया साहब आपका भी, हमारे इस शो में अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और उम्मीद करते हैं ये शो आपकी इनकम टैक्स और आईडीएस से रिलेटेड कई सारी मुश्किलों को जरूर हल करेगा। इस शो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।